नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में आकाशीय बिजली का कहर, झंझारपुर और रुद्रपुर में ठनका गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 की मौत। खजौली के घुसकीपट्टी गांव में थ्रेसर पर काम कर रहे ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध हालात में मौत। बिस्फी के नाहस गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासन, हाईकोर्ट के आदेश पर 3 मकानों पर चला बुलडोजर। घोघरडीहा के रामनगर गांव में ठनका गिरने से 20 कट्ठे में रखी गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों ने मुआवजे की मांग। मधुबनी में बेमौसमी बारिश ने मचाई तबाही, शहर बना झील, कई इलाकों में जल जमाव। जयनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में ओपन जिम की शुरुआत, एसडीओ बीडीओ ने किया उद्घाटन। मधुबनी समाहरणालय पर बहुजन संगठनों का जेल भरो आंदोलन, 7 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। राजनगर स्टेशन रोड पर बारिश के बाद जल जमाव, राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी। मधुबनी मेयर अरुण राय के आवास पर शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। और पंडौल संकोट में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ, 251 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। बुधवार की अहले सुबह भारी बारिश और वज्रपात ने जिला भर में भारी तबाही मचाई। गौरतलब हो कि वज्रपात यानी कि ठनका गिरने से जिले भर के 2 अलग अलग जगहों से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। झंझारपुर अनुमंडल के झंझारपुर व रुद्रपुर थाना क्षेत्र में ठनका गिरने यानी कि बिजली गिरने से 3 लोगों की तत्काल ही मौके पर मौत हो गई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बुधवार की सुबह आकाशीय बिजली ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में घटना हुई। एक घटना झंझारपुर थाना क्षेत्र के पिपरौलिया पंचायत के वार्ड 4 में हुई, जबकि दूसरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ननौर पंचायत स्थित अलपुरा गांव के वार्ड 10 में हुई। दोनों ही घटना में आकाश में बादल देख लोग गोईठा व गेहूं की कटी फसल को ढकने के लिए गए थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए और तत्काल ही उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह झंझारपुर प्रखंड के पिपरौलिया पंचायत के पिपरौलिया गांव स्थित वार्ड 4 में घर के आगे बारिश से अपने गोईठा को ढकने के लिए गई 47 वर्षीय महिला के शरीर पर ठनका गिर गया, तत्काल मौत हो गई। मृत महिला की पहचान वार्ड 4 निवासी रमन कुमार महतो की पत्नी 47 वर्षीय दुर्गा देवी के रूप में हुई है। दुर्गा देवी के पति रमन कुमार महतो 2 दिन पूर्व मजदूरी करने पंजाब गए थे। मौत की सूचना मिलते ही वह वापसी का ट्रेन पकड़ रहे हैं। अररिया संग्राम थाना प्रभारी बलवंत कुमार ने बताया कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आपदा के तहत हुई मौत की जानकारी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी को भी दी जा रही है। दूसरी घटना अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ननौर पंचायत के अलपुरा गांव में घटित हुई। बुधवार की सुबह आकाश में बादल को देख घर से लगभग 300 मीटर दूर काटे गए गेहूं के बोझ को पॉलिथीन से ढकने के लिए 66 वर्षीय मोहम्मद जाकिर अपनी 21 वर्षीय पुत्री आयशा खातून के साथ खेत गए थे। उनके साथ उनका पुत्र भी गया था। अचानक वज्रपात हुआ, ठनका गिरी, जिसकी चपेट में पिता व पुत्री जाकिर और आयशा दोनों आ गए और दोनों की मौत वहीं पर हो गई, जबकि पुत्र बाल बाल बचा। वह दहशत में है। जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। रुद्रपुर थानाध्यक्ष आयशा कुमारी ने बताया कि सूचना मिली है, पोस्टमार्टम के लिए तैयारी की जा रही है। आकाशीय बिजली से एक साथ हुई 3 मौत से दोनों पंचायत में मातम छाया हुआ है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के घुसकीपट्टी गांव से खबर सामने आ रही है, जहां थ्रेसर पर काम कर रहे ट्रैक्टर चालक की संदिग्ध हालत में बीती रात मौत हो गई। किसी ने इसे हत्या बताया है तो कई लोगों का कहना है कि यह मौत वज्रपात यानी कि ठनका गिरने से हुई है। बहरहाल इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने वज्रपात से मौत होने को लेकर यूडी केस दर्ज कराया है।
खजौली थाना क्षेत्र के ठहर गांव निवासी स्वर्गीय शिव कुमार दास का पुत्र मजदूर ट्रैक्टर चालक प्रमोद कुमार दास की मंगलवार की रात संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घटना थाना क्षेत्र के घुसकीपट्टी गांव में हुई है। वह घुसकीपट्टी गांव में मनोज कुमार यादव के यहाँ ट्रैक्टर पर थ्रेसर से गेहूं दौनी करने का काम करता था। घटना मंगलवार की रात की है। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे वज्रपात से मौत होने की बात कह रहे हैं। घटना की सूचना पर खजौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर मृतक के भाई संतोष कुमार दास के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में यूडी केस दर्ज हुआ है, जिसमें बीती रात तेज आंधी बारिश के साथ हुई वज्रपात से मौत होने की बात कही गई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि परिजन के द्वारा वज्रपात से मौत होने से संबंधित आवेदन दिया गया है, जिस पर यूडी केस दर्ज करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्ष्मी बेटा के न हम हो बाबू भैया सब। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नाहस गांव में प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन। गौरतलब हो कि हाई कोर्ट के द्वारा कई बार नोटिस भी तामीला की गई थी। बार बार नोटिस देने के बाद आखिरकार कोर्ट से मिले आदेश पर प्रशासन पहुंची और बुलडोजर से बने घर को तोड़कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस गांव निवासी महेंद्र साह सहित 3 लोगों के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसका कि स्थानीय मुक्तेश्वर यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद संख्या MGC उच्च न्यायालय में चल रही थी। अतिक्रमण खाली करने को लेकर प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस भी दी गई। अतिक्रमणकारी चैन की बंसी बजा रहे थे। अंततः उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन को बुलडोजर चलाना पड़ा। प्रशासन ने जेसीबी से मकान को तोड़ अतिक्रमित भूमि को खाली करा दिया। अतिक्रमण खाली कराने में सीओ संतोष कुमार सिंह, सीआई विजय यादव एवं बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राज किशोर पंडित सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। सीओ ने बताया कि सभी रैयती भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर घर भी बना लिया था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बुधवार की सुबह हुई तेज बारिश और वज्रपात यानी ठनका गिरने से जिले भर में कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। घोघरडीहा से खबर सामने आ रही है, जहां रामनगर गांव में ठनका गिरने से 20 कट्ठे में रखा गेहूं का फसल जलकर बर्बाद हो गया। घोघरडीहा प्रखंड क्षेत्र के पिरोजगढ़ पंचायत के रामनगर गांव में बुधवार को अहली सुबह तेज आंधी और बारिश से पहले आकाशीय बिजली गिरने से रामनगर नोनियारी निवासी रामलोचन सिंह के खेत की फसल जलकर राख हो गई। करीब 20 कट्ठे में गेहूं की फसल काटकर बोझ बांधकर तैयार होने के लिए इकट्ठा करके रखी गई थी। इसकी कीमत अनुमानतः 40 से 50 हजार रुपए बताई जा रही है। बुधवार सुबह अचानक मौसम बदला, बिजली चमकने लगी और आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। सतर्क किसान फसल को भीगने से बचाने का जतन कर रहे थे। इसी दौरान रामलोचन सिंह के खेत में इकट्ठा करके रखे गेहूं के बोझ पर आकाशीय बिजली गिरी और फसल में आग लग गई। खेत में इकट्ठा करके रखे फसल को तैयार करने की तैयारी थी। तेज हवा के कारण आग ज्यादा भड़क गई और पूरे बंधे बोझ को अपने चपेट में ले लिया। करीब 6 से 7 किसानों ने आग बुझाने की कोशिश की, साथ ही आग को दूसरे खेतों में फैलने से रोक लिया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से प्राकृतिक आपदा से हुई नुकसान की भरपाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी में बेमौसमी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई। एक तरफ जहां जिला के विभिन्न जगहों से वज्रपात से मौत की खबर सामने आई, वहीं मधुबनी शहर की बात करें तो छोटे बड़े चौक चौराहे सभी मुख्य सड़कें झील में तब्दील होती नजर आई। यहां विकास के दावों का भी पोल खोल रही है, तो दूसरी तरफ राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं सड़कों से ऊंचा नाला बनाया जा रहा है, तो कहीं पानी निकालने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। एक रात की हुई बारिश में पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है। बीती रात मधुबनी में हुई महज 1 से 1.5 घंटे की बेमौसमी बारिश ने शहर को पूरी तरह झील में तब्दील कर दिया। शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मुरली मनोहर पोखर का पानी ओवरफ्लो होकर बगल की सड़क में मिल गया, जिससे सड़क और पोखर का फर्क ही मिट गया और लोग रास्ता नहीं पहचान पा रहे हैं। कचहरी, कोर्ट कैंपस, संतूनगर, विनोदानंद कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, बाटा चौक जैसे इलाकों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों और आम लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। जल जमाव की वजह से बच्चों, वृद्धों और जरूरतमंद लोगों को बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। शहर के कई हिस्सों में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। निचले इलाकों में स्थिति और गंभीर हो गई है, जहां पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। इन हालातों के बीच नगर निगम प्रशासन द्वारा मोरी और नालों की सफाई युद्ध स्तर पर की जा रही है, लेकिन उससे तात्कालिक राहत नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मौजूदा समय में जो नया नाला बनाया जा रहा है, वह सड़क से ऊंचा बनाया जा रहा है, जिससे बारिश का पानी नाले में नहीं जा पा रहा और सड़कों पर ही जमा हो जा रहा है। यह एक बड़ी तकनीकी चूक मानी जा रही है, जिस पर नगर निगम प्रशासन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अस्थायी समाधान निकल सके। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का असर मिला जुला रहा है। मूंग और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिला है, लेकिन गेहूं और अरहर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई किसानों की फसलें खेत में ही कटकर पड़ी थी, जो थ्रेसर के इंतजार में भीग गई और बर्बाद हो गई।
ना मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के परिसर में ओपन जिम का शुभारंभ हुआ। एसडीओ व बीडीओ ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। मौके पर एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिम किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और बेहतर बनाए रखता है। जयनगर प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन के समीप ओपन पार्क में बुधवार को जिम का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सुजाता कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मनरेगा पदाधिकारी कृष्ण कुमार चौधरी, कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। एसडीओ ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों को योग और जिम करना चाहिए। इन चीजों को दैनिक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए हम सभी को योग करना चाहिए। प्रखंड कार्यालय व अनुमंडल कार्यालय दोनों जगहों पर जिम मशीन लगाया गया है। अधिकारियों ने प्रखंड कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों से प्रत्येक जिम मशीन का उद्घाटन कराया। बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने एसडीओ को मिथिला के परंपरागत अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया। महिलाओं को टाइम निकाल के एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज से दिल बहुत अच्छा चीज होता है और हम लोग बहुत शुरू से एक्सरसाइज करते हैं। लगाया गया है ओपन जिम, इसके माध्यम से स्वस्थ और स्वच्छ रहने के लिए खास करके हमारे सभी सरकारी कर्मियों को और भी जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो सुबह और शाम में तय समय में आकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और एक समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके लिए ये लगाया गया जगह बना है पूरे अनुमंडल क्षेत्र में और जयनगर प्रखंड में भी काफ़ी जगह बना है। एक हमारे फील्ड में भी बना है। यह लोगों के एक्सरसाइज करने के लिए बना है कि जगह जगह पर नज़दीक में ही उनको काम के समय में तो लोग काम करते हैं, लेकिन फुर्सत के समय में थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे काम से समय निकाल के। और यहाँ पर यह जो पार्क लगा है ओपन पार्क, ओपन जिम का सामान जो लगाया गया है, तो इसमें हमारे जो कर्मी हैं वो सब भी बीच में जो खाली समय रहते हैं ऑफिस आवर के बाद, तो उसमें 2-4-5 मिनट के लिए घूम सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और प्लस इस एरिया के जो लोग हैं उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रखंड में इसको लगाया जा रहा है लोकली, तो सभी लोगों को अपने अपने नज़दीक के क्षेत्रों में ही लाभ उसका उठा पाएंगे। और व्यायाम करना शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मेरा आप लोगों से अपील होगा, सभी आम लोगों से अपील होगा कि आप अपने काम में से कुछ समय निकाल करके प्रतिदिन कुछ योगाभ्यास और कुछ एक्सरसाइज जरूर करें। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष बहुजन संगठनों के द्वारा 7 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन किया गया। इतना ही नहीं, वह मधुबनी थाना पहुंचे, जहां मधुबनी थाना को जेल भरो आंदोलन का भी आवेदन दिया गया। बुधवार को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एवं सभी सहयोगी संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम मधुबनी जिला अंतर्गत समाहरणालय के सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष इंजीनियर रंजीत कुमार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय कुमार ठाकुर एवं बीएमपी के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुमार सहनी के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी मधुबनी को ज्ञापन सौंपा गया और थाना पर जेल भरो आंदोलन को लेकर अपनी गिरफ्तारी को लेकर आवेदन दिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी मांगे बताई कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, ओबीसी एवं सभी जातियों की जाति आधारित जनगणना कराई जाए, आरएसएस एवं भाजपा के द्वारा बहुजन महापुरुषों की अवमानना के विरोध, बोधगया के महामुक्ति महाविहार की मुक्ति, वक्फ संशोधन विधायक 2025 का विरोध, बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे, बहुजन समाज की बहु बेटियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व हत्या का विरोध। इस कार्यक्रम में संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता व सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथियों, आज 9 अप्रैल 2025 को भारत के 31 राज्य 550 जिला मुख्यालय पर एक साथ जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था और 1 जुलाई को भारत बंद का कार्यक्रम है।
ये जो भारत की जो वर्तमान सरकार है जो ईवीएम से चुन के आती है, तो भारत में बड़े पैमाने पे जो ईवीएम से चुनाव हुआ है, इसमें जितने भी भारत के जनमानस है उसमें कहीं न कहीं इस पर अविश्वास हो गया है, उस पर अब ईवीएम पर विश्वास नहीं है। तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर की मांग चल रही है पूरे भारत में, और जितने भी राजनीतिक पार्टी अभी सत्ता में है, चाहे जो नहीं है, सभी बैलेट पेपर का मांग करते हैं, क्योंकि बराबर न्यूज चैनल में आपके माध्यम से देख रहे हैं पूरे भारत में। इंजीनियर रंजीत कुमार, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। जिला अध्यक्ष बीएमपी। हम लोगों की मांग है कि ईवीएम से चुनाव हो, पहली मांग। दूसरी मांग है जातीय जनगणना हो इसके आधार पर, और तीसरी मांग है कोच बिहार को आज़ाद करना है। हम लोग पूरा देश में जेल भरो आंदोलन के लिए हम लोग आज लोग खड़े हैं यहाँ पर कलेक्टर के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के स्थल पर। इस थाना पर हम लोग गिरफ्तारी देने गए थे, और हमारी साफ सुथरी मांग है, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और करेंगे ही। इसके लिए आगे की रणनीति 52 में साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, इसका जो आदेश गाइडलाइंस मिलेगा इसके हम लोग पालन करेंगे। थाना पर इसीलिए आए हैं कि हम लोगों का आज 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का जो है तो कार्यक्रम चल रहा है, और 52 मेश्राम साहब की अध्यक्षता में चल रहा है। और आने वाले समय में जो हमारी मांग है, साफ सुथरी मांग है, मैं साफ सुथरी मांग को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। आज मैं लगभग 20 साथियों के साथ, छात्र एवं छात्राएं और गार्जियन के साथ, मैं कौन थाना है, नगर थाना के प्रांगण में हम लोग सभी मिलकर आज जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम कमलेश पासवान है, मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन, अगर मेरी मांग अगर सरकार तक नहीं पहुँचने के बावजूद अगर सरकार नहीं बात अगर मानती है, तो हम जो है हम ठीक जो है सो बाहर जाके करिए, यहाँ नहीं करना है, बाहर जाके करिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ,
शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन। बुधवार की सुबह हुई बारिश से राजनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जलजमाव की बुरी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक जलजमाव की स्थिति स्टेशन रोड में देखने को मिली, जहां सबसे अधिक आवागमन होता है। गौरतलब हो कि यह पहली बार नहीं है जब हल्की बारिश से ही राजनगर का स्टेशन रोड की यह दुर्दशा देखने को मिल रही है। एक दिन की बारिश से राजनगर स्टेशन रोड में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रात की बारिश से शहर के कई स्थानों पर जलजमाव हो गया है, जिसमें खासकर स्टेशन रोड में राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इस जलजमाव से लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इस तरह की स्थिति पहली बार नहीं हुई है। थोड़ी सी वर्षा में राजनगर स्टेशन रोड में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजनगर से अजहर हुसैन की रिपोर्ट। आगामी 21 अप्रैल को शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति समारोह के आयोजन को लेकर मधुबनी के मेयर अरुण राय के आवास पर तैयारी समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर रणनीतियां बनाई गई। मधुबनी में वीरता की मिसाल बने शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति में 21 अप्रैल को संभावित कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक मधुबनी के मेयर अरुण राय के आवासीय परिसर में वीर कुंवर सिंह विकास मंच के तत्वाधान में हुई। बैठक की खास बात रही पूर्व सांसद आनंद मोहन की उपस्थिति, जिन्होंने शहीद सूरज नारायण सिंह को बिहार की राजनीति की नींव बताया। उन्होंने कहा, अगर सूरज नारायण सिंह न होते तो न बिहार को मुख्यमंत्री मिलता, न देश को प्रधानमंत्री। शहीद के पोते विकास कुमार भी बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने अपने दादा के सपनों को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। तैयारी समिति में शामिल रहे देवेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मुन्ना चौधरी, विश्वजीत सिंह, प्रसाद सिंह, मनीष सिंह, सनी सिंह, सतीश सिंह, हेमंत, प्रमोद, बादल, अजय, प्रशांत, कुंदन सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में वक्ताओं ने यह भी कहा कि यह समारोह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं बल्कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा होगा। अब मैं श्री देवेंद्र प्रसाद सिंह इधर देखिएगा, हाथ पकड़िए। हाँ बस इधर गुरु में देवी सर्व काजे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो शुभ। आनंद मोहन सिंह आज स्वर्गीय सूरज नारायण सिंह के बारे में बहुत विस्तार से कहे हैं। बहुत लोग, पूरे भारत के लोग सूरज नारायण बाबू के बारे में जानते हैं। ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जो जाति के सूरज बाबू आते थे, इसीलिए इनको भारत रत्न का उपाधि नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग सब मिलके इनका चर्चा करेंगे और पूर्व सांसद आनंद मोहन जी बता दिए हैं कि ये दिन दूर नहीं, बहुत जल्द स्वर्गीय सूरज नारायण सिंह के
जो भी भारत रत्न जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा। और हमको पूर्ण विश्वास है, पूर्व सांसद आनंद मोहन जी मधुबनी के पावन धरती पर आए हैं, हमको विश्वास है कि अच्छा काम होने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। आप सभी को जानकारी हो कि स्वतंत्रता संग्राम में शहीद सूरज नारायण सिंह जी का अप्रतिम योगदान रहा। सन 42 की क्रांति में जिसके नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण माने गए, जयप्रकाश जी को हजारीबाग जेल से 4 दीवारी को फांदकर कूदकर उनको आजाद कराने वाले आदरणीय सूरज बाबू थे। जब आजाद दस्ता का गठन हुआ 42 में नेपाल की तराई में रेडियो आजाद हिंद और आजाद दस्ता, जहां रेडियो के संचालक डॉक्टर लोहिया थे, आजाद दस्ता के सर्वे सर्वा जयप्रकाश नारायण थे और उस दस्ता के सेनापति स्वर्गीय शहीद सूरज बाबू थे। बाद में ब्रिटिश एजेंटों द्वारा, जासूसों द्वारा जब नेपाल की पुलिस की सहायता से जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को गिरफ्तार किया गया, हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। उन्हें वहां से दिल्ली लाना था, ब्रिटानिया हुकूमत के अंदर करना था। तब जैसे ही सूरज बाबू को इसकी जानकारी मिली, सूचना मिली, वो अपने पलटन अपने फौज के साथ हनुमान नगर जेल को ब्रेक करके और काली अंधेरी रात में जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को आजाद करवाए। ऐसे थे सूरज बाबू, जो एक जमींदार के घर पैदा हुए लेकिन मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मर गए। साथियों, जितना सूरज बाबू का योगदान आजादी की लड़ाई के बाद इस देश में समाजवाद और जमहूरियत की स्थापना में, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की लड़ाई में, आजादी पूर्व और आजादी बाद जितना योगदान रहा, मैं नहीं समझता कृतज्ञ राष्ट्र उनको याद तो किया, लेकिन जो पर्याप्त सम्मान होना चाहिए उनको नहीं मिला। मैं लड़कपन से उनकी कहानियां सुनता रहा, अपने गुरुदेव परमेश्वर कुंवर जी के द्वारा। 21 तारीख के लिए अभी तय है कि 21 को सूरज बाबू की ये शहादत दिवस पर हम लोग दरभंगा जुटेंगे। उसके पहले मेरे कार्यक्रम लगेंगे ग्रामीण स्तर पर, जैसे 95 में हमने, ये 90 में हमने लगाया था, वैसे ग्रामीण स्तर पर मैं घूमूंगा। सूरज बाबू के जो अभी भी हजारों समर्थक गांव में हैं, जाति से, धर्म से, मजहब से, बिरादरी से परे ऊपर उठ करके उन सबों को मैं याद करूंगा। लेकिन ये जो 21 तारीख है, कल के बाद आप लोग अपने कार्यक्रम में लगे रहिए। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके और तब अगर वो अपनी सहमति देते हैं और कोई डेट में चेंज होगा तो तुरंत हम आप लोगों को सूचित करेंगे, खबर करेंगे। तब तक हम अपने साथियों से, मित्रों से कहेंगे कि 21 मान के ही हम लोग उनकी शहादत की दिवस की तैयारी करें। ऐसे समाजवादी पुरोधा थे जिन्होंने इस प्रदेश में कर्पूरी ठाकुर जैसे
हस्ती को वशिष्ठ नारायण सेन, गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, राम सेवक हजारी, रामविलास पासवान, परमेश्वर कुमार और बाद की पीढ़ी में देवेंद्र जी जैसे लोग, देवेंद्र यादव जी जैसे लोग, ऐसे लोगों को हजारों दर्जनों नेतृत्व को पैदा किया, नेताओं की फौज खड़ी की। इसलिए मैंने कहा कि उनको जो पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मैं लड़कपन से उनके बारे में अपने गुरुदेव परमेश्वर कुमार जी से जानता रहा और मेरे मन में था कि मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के संखूर्द के डिहबार बाबा स्थान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। गौरतलब हो कि कथा के प्रथम दिन बुधवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं ने भाग लिया। पंडौल प्रखंड के संखूर्द डिहबार बाबा स्थान में सनातन सेवा संघ के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। बुधवार को इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। कलश शोभा यात्रा डिहबार स्थान से पुरानी कमला नदी बालाघाट से जल लेकर कई गांवों का भ्रमण करते हुए डिहबार स्थान पहुंचा। समिति के अध्यक्ष चंद्रानंद झा ने बताया, वृंदावन व मध्य प्रदेश से पधारे व्यासों के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से आचार्य पंडित विकास आनंद शास्त्री एलिया जी महाराज के द्वारा 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथा श्रवण किया जाएगा। पूर्णाहुति, हरि कीर्तन, अष्टजाम व कन्या भोजन के साथ समापन होगा। कथावाचक पंडित आनंद विकास शास्त्री ने बताया कि पहली बार मिथिला नगरी में आने का सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से मिली है, वो भी उगना महादेव, जहां साक्षात दर्शन दिए थे। इस माटी में कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन में सभी भक्तों को आना चाहिए व 7 दिनों तक चलने वाले इस कथा ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। शाम सुनाई यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, झूमते हुए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। साइड हो रही हो, का साइड कराओ। जय श्री कृष्णा। आपने बहुत सुंदर मेरे से प्रश्न पूछा कि आप मिथिलापुरी में आए हैं और भागवत महापुराण में आप क्या क्या श्रवण कराएंगे सभी भक्तों को। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की जो मिथिलापुरी है उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आना तभी संभव है जब जानकी मैया मिथिलापुरी की जो देवी है उनकी कृपा हो, तभी यहाँ पर हम आ पाते हैं। और दूसरा आपने प्रश्न किया है कि महाराज जी आप भागवत में क्या भक्तों को श्रवण कराएंगे। देखिए, मेरा तो ऐसा है कि पिबत भागवतम रसमालयम संसृति संसार काल व्याल मुखग्रास त्रास नरनाश हेतवे। काल के मुख में सभी को जाना है, काल के मुख में सभी को जाना है। कोई छोटा नहीं है ना कोई बड़ा है। मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और काल सबका मुख ग्रास करेगा। इसलिए हमें अपने हमेशा सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। धन्वंतरी जी ने कहा है, संयमेन सर्वदा सुखम भवति, नियम से रहो, अनुशासन का पालन करो, सभी के प्रति अच्छी भावना रखो, हमेशा धर्म के प्रति अपना मन बनाए रखो। जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तक भगवान जन्म लेते हैं जी। तो क्या लग रहा है कि अब तक भगवान, देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है
श्रीमद् भागवत कथा में बताया है, जिसमें से अभी 5000 कुछ वर्ष ही व्यतीत हुए और अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो इस संसार में नहीं देखना चाहिए वो हमें देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत हो रहा है, माता पिता, पिता पुत्र का नहीं हो रहा है, पुत्र पिता का नहीं हो रहा है। कलयुग की जो है अभी मुख खुला भी नहीं है और ऐसा ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा, देखिए धर्म से ही इस कलयुग में हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को बचा पाएंगे। बार बार यही कहना है कि धर्म में संलग्न हो तभी हमारा सनातन धर्म बच पाएगा। और देखिए बहुत अच्छा संदेश मैं ये भी देना चाहता हूँ कि मैं आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, उसमें से थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है। यानी अभी तो कलयुग ने मुख भी ढंग से नहीं खोला है। जिस दिन यदि वो वह मुख खोल देगा तो बहुत ही पाप और अधर्म हमें निरंतर एक एक कदम पर देखने को मिलेंगे। उन सब से बचने का केवल यही मार्ग है, प्रभु की सेवा करें, लोगों के प्रति अच्छी सोच रखें, अच्छी भावना रखें, श्रेष्ठ कर्म करें, तभी हम जनमानस कल्याण कर पाएंगे। जब तक हम धर्म पुण्य कर्म नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा भी तभी होगी हम जब स्वयं धर्म की रक्षा करेंगे। समसृति संसार, ये संसार सरक रहा है, परिवर्तन संसार का नियम है। सभी से, मिथिलावासियों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी मिलजुल करके धर्म करें। सरस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा जो चूंकि 9 अप्रैल सन 2025 से 15 अप्रैल सन 2025 तक होना है और उसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं। आप सभी काफी संख्या में कथा श्रवण करने आए, क्योंकि एक सत्संग का ही मार्ग है जो प्रभु की प्राप्ति करा सकता है और प्रभु की प्राप्ति सत्संग से ही होती है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा और धर्म और कर्म जब श्रेष्ठ हो जाता है तब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मैं सभी मीडिया से जो आए हुए हैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप सभी की वजह से ये सारा मैसेज सभी मिथिलापुर वासियों के लिए पहुंच रहा है और मिथिलापुर वासियों को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने सभी ने मुझे मनोनीत किया यहाँ पर और मैं जो कुछ हो सकता है गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आप सभी को श्रवण कराऊंगा। भगवान आप पर, आप सभी पर बहुत कृपा दृष्टि बनाए। जय श्री कृष्ण। पंचायत राज संकोट के जे सक्रिय युवक सब छै हुनका सबक मन में ई प्रेरणा एलनि, आब एकटा समिति बनौलनि सनातन सेवा संघ। ओकरे तत्वावधान में 9 अप्रैल से ई आयोजन 15 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा चलत, 16 आ 17 का अष्टयाम है, 17 के एकर पूर्णाहुति आ विसर्जन यात्रा। कलश यात्रा में आई कलश यात्रा चले कत्ते कन्या में कलश यात्रा में 125 से ज्यादा कन्या भाग लेलन। किछु बरसात बाधित केलकै, नहीं तो ओकर संख्या हमरा सबके अनुमान और बेसी छल। कथा ज्ञान किनका तरफ से? कथा ज्ञान करक लेल मध्य प्रदेश गंज बासौदा के पंडित विकास आनंद शास्त्री जी छथि आ झरना संस्था मध्य प्रदेश के तकर से कलाकार सब एला है जो एठाम रोज रोज नव नव झांकी सब प्रस्तुत करता। समय की रहते? समय 4 बजे से रात के 9 बजे तक प्रवचन चला। ये आयोजन करता कौन है? आयोजन करता सनातन सेवा संघ समिति। प्रखंड कौन है? प्रखंड पंडौल है। अच्छा, अंतिम दिन क्या कुछ कार्यक्रम? अंतिम दिन पूर्णाहुति होगी, उसके बाद कुमारी भोजन होगा, कन्या भोजन होगा, कन्या पूजन होगा और हम लोग इस कलश का विसर्जन करेंगे उसी कमला नदी में जहां से हम लोग आज कलश में जल लेके आए। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहते हैं कि आज ये जो कार्यक्रम जिस तरह समग्र रूप से एकीकृत होकर किया जा रहा है वही भावना विकसित होनी चाहिए और सब एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने में अपना विश्वास व्यक्त करें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रानंद झा हुआ, मैं इसी गांव का वासी हूं।
राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।